आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधा हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है, भारत का आर्थिक आइसबर्ग। हम रोज न्यूज़ में देखते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइंस एकदम शानदार लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत, मिडिल क्लास को लगातार ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी जेबें खाली होती जा रही हैं? इसी बड़े डिस्कनेक्ट को आज हम डिकोड करेंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की सबसे तेज इकॉनमी होने के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर लोग खुद को गरीब महसूस कर रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि जो जीडीपी और ग्रोथ के बड़े बड़े आंकड़े हमें दिखाए जाते हैं ना, वो सिर्फ एक आइसबर्ग की चोटी की तरह हैं। असली सच्चाई वो विशाल संरचनात्मक दिक्कतें और आर्थिक सच्चाइयां सतह के नीचे पानी में छिपी हुई हैं, और आज हम उसी गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े भ्रम की, मुद्रा का डिस्कनेक्ट, यानी हमारा सोना और लगातार गिरता रुपया। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। हम भारत में हर साल लगभग 800 टन सोने का आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और हमारा अपना घरेलू उत्पादन कितना है? सिर्फ 1 टन के आसपास। मतलब 800 टन बनाम 1 टन। जाहिर सी बात है, इतना सारा सोना खरीदने के लिए हमें भारी मात्रा में अपने डॉलर रिजर्व खर्च करने पड़ते हैं। जब हम ऐसी चीजें लगातार बाहर से खरीदेंगे जो हम खुद नहीं बनाते, तो देश की वेल्थ तो बाहर जाएगी ही ना। और इसी भारी असंतुलन का नतीजा है कि एक्सपर्ट्स एक बहुत ही कड़ा अनुमान लगा रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में हम रुपए को प्रति डॉलर 150 रुपए तक गिरते हुए देख सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब लगातार इतना ज्यादा इंपोर्ट होगा और पेमेंट डॉलर में जाएगी, तो रुपए की वैल्यू का नीचे आना लगभग तय हो जाता है। अच्छा, टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ाया जाता है? यही कि जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात में उछाल आता है। लेकिन हमारी असलियत क्या है? पिछले 14 सालों में रुपए की वैल्यू में 60% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है। पर क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा? बिल्कुल नहीं। उल्टे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये 25% से गिरकर 21% पर आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपना कच्चा माल भी तो बाहर से मंगाते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो वो कच्चा माल और भी महंगा हो जाता है, और ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने की हमारी क्षमता वहीं खत्म हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी छिपी हुई सच्चाई की तरफ, महंगाई का भ्रम। जो महंगाई दर हमें कागजों पर बताई जाती है और जिस महंगाई से हम रोज लड़ते हैं, उसमें इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? देखिए, जो हमारा सरकारी महंगाई इंडेक्स है ना, जिसे हम सीपीआई कहते हैं, उसमें लगभग 46% हिस्सा सिर्फ खाने पीने की चीजों को दिया गया है। मतलब महंगाई कैलकुलेट करते वक्त सबसे ज्यादा फोकस किराने के सामान पर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्याज और आलू जैसी चीजों के दाम इलेक्शंस पर सीधा असर डालते हैं। तो इंडेक्स को डिजाइन ही इसी तरह किया गया है कि इन बुनियादी चीजों को ज्यादा तवज्जो मिले। इंडेक्स में प्याज की कीमत का वेटेज तो बहुत हाई है, लेकिन जरा सोचिए, हमारे बच्चों की प्राइवेट स्कूल की बढ़ती फीस या फिर हॉस्पिटल्स के बिल, उनका क्या? उन्हें इस कैलकुलेशन में ना के बराबर या बिल्कुल जीरो वेटेज मिलता है। जबकि असल जिंदगी में हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत हर साल 10 से 15% बढ़ रही है। इसीलिए आधिकारिक नंबर्स तो हमेशा कम दिखते हैं, लेकिन आम इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत महंगी लगने लगती है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। भारत में मेडिकल टेस्ट्स का जो डायग्नोस्टिक मार्केट है, उसका कुल आकार 15 बिलियन डॉलर का है। 15 अरब डॉलर। ये एक बहुत बड़ा खर्च है जो आम परिवारों की जेब से ही जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे 15 बिलियन डॉलर के मार्केट को ऑफिशियल महंगाई दर की कैलकुलेशन से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसे वहां गिना ही नहीं जाता। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के तीसरे और बेहद जरूरी हिस्से पर आते हैं, द घोस्ट रियल एस्टेट बबल, यानी खाली पड़े घरों का भ्रम। एक्सपर्ट्स आज एक बहुत कड़वा रियलिटी चेक दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर भारतीय अब कभी अपना घर नहीं खरीद पाएंगे। घर जो कभी इंसान की सबसे बेसिक जरूरत हुआ करता था, सिर छिपाने की जगह हुआ करता था, वो अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एसेट बनकर रह गया है। लेकिन घर इतने महंगे हो क्यों रहे हैं? इसके 2 बड़े डेटा आधारित कारण हैं। पहला है भारी मात्रा में आने वाला एनआरआई रेमिटेंस, जो करीब 129 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और दूसरा देश में मौजूद वो कैश जो सिस्टम में घूम रहा है, जो 2 गुना होकर 34 लाख करोड़ हो गया है। तो होता क्या है कि ये सारा एक्स्ट्रा पैसा सीधा रियल एस्टेट सेक्टर में पार्क किया जा रहा है, और इसी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें आर्टिफिशियली आसमान छू रही हैं।
अब जब मार्केट में इतना पैसा आ रहा है तो डेवलपर्स भी क्यों पीछे रहे? उनका पूरा फोकस अब सिर्फ अमीर इन्वेस्टर्स के लिए घर बनाने पर है। आज मार्केट में जो नई सप्लाई आ रही है उसमें से 50% घर लग्जरी सेगमेंट के हैं, जिनकी कीमत 14.5 करोड़ से ऊपर है। और इसके बिल्कुल उलट आम इंसान के लिए जो किफ़ायती घर होते हैं वो सिकुड़कर सिर्फ 12% रह गए हैं। और इसका सबसे डरावना नतीजा पता है क्या है? भारत में 2.17 करोड़, जी हाँ, 2.17 करोड़ नए बने हुए घर बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक तरफ मिडिल क्लास इंसान घर के लिए तरस रहा है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पार्क करने के लिए करोड़ों घोस्ट हाउसेस खरीदकर खाली छोड़े हुए हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था के इन कड़वे सच को समझने के बाद अब हमें एक और बहुत बड़े खतरे की बात करनी होगी, और वो है ग्लोबल एआई क्रांति। इस क्रांति के बीच हम सरवाइव कैसे करेंगे? हमें अक्सर लगता है ना कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरियां खाएगा या ये सिर्फ आईटी सेक्टर का मसला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया में ट्रक ड्राइवर्स, डिलीवरी वर्कर्स और यहाँ तक के होटल स्टाफ जैसी पारंपरिक और ब्लू कॉलर जॉब्स को भी तेजी से रिप्लेस कर रही है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है। तो अब सवाल ये है कि खुद को इस खतरे से बचाया कैसे जाए। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। पहला, एक $20 वाला LLM सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने जो रोज के बोरिंग रिपीट होने वाले काम हैं उन्हें ऑटोमेट करना सीखिए। दूसरा, सिर्फ अपनी लोकल न्यूज़ तक सीमित मत रहिए। दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझने के लिए ग्लोबल टेक न्यूज़ को ट्रैक कीजिए। और तीसरा, सबसे अहम, अपनी स्किल्स में विविधता लाइए। 3 से 4 ऐसी नई स्किल्स सीखिए जिनसे आप भविष्य में भी पैसा कमा सकें। सिर्फ एक आय के स्रोत के भरोसे बैठे रहना अब सुरक्षित नहीं है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या हम सब इस एआई क्रांति को समझकर वक्त के साथ खुद को बदलने के लिए नई स्किल सीखेंगे, या फिर हम उन्हीं पुरानी मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइंस और आर्थिक भ्रम के जाल में फंसे रहेंगे? अर्थव्यवस्था के इस आइसबर्ग की हकीकत अब हमारे सामने है। फैसला हमें करना है कि हम अपने व्यक्तिगत आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी खुद कैसे लेते हैं।